राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू लेक्चर थर्ड ऑफ यूनिट नंबर 3 दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। लास्ट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर था। इंडस्ट्रीज़, तो इसमें नेक्स्ट जो इंडस्ट्री आती है थर्ड नंबर की, पहली थी हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरी थी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और अभी थर्ड है कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री, तो इसके बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। फर्स्ट कॉटन मिल जो है इसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट कॉटन मिल 1854 में मुंबई में बनी थी, मुंबई। उसके बाद की जो बनी है वो बनी है अहमदाबाद, शाहपुर मिल, शाहपुर मिल एंड कैलिको मिल। 1947 तक सिचुएशन ऐसी थी कि देश में 423 मिल्स हो चुकी थी कॉटन इंडस्ट्री की। आफ्टर पार्टीशन के बाद ये हुआ कि मेजर जो हिस्सा था वो पाकिस्तान चला गया। कॉटन जहाँ जहाँ अच्छी तरीके से प्रोड्यूस होता था वो मेनली पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो 409 मिल्स हमारे देश में बची, और मिल्स तो ठीक ठाक बची लेकिन 29% ऑफ कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया ही बचा। एरिया लेफ्ट विथ इंडिया, यानी आप सोचिए कि पाकिस्तान में कितना अच्छा और ज़्यादा मात्रा में कॉटन होता होगा। कॉटन जो है वो प्योर रॉ मटेरियल है, प्योर रॉ मटेरियल। इसमें कुछ भी आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली अगर आपने इसको पौधे से तोड़ा तो ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में ही रहता है, और इसी का रिजल्ट ये है कि ये अपना वेट भी नहीं लूज करता। डू नॉट लूज वेट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 1921 में जब रेलवेज की डेवलपमेंट हुई, रेलवेज डेवलप्ड हुए, तो न्यू मिल्स भी सेटअप हुई, न्यू कॉटन मिल्स भी सेटअप हुई। कहाँ कहाँ पर? कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में आता है, मदुरई एंड बैंगलोर में, बैंगलोर। कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स जो है, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स, ये कहाँ कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। नागपुर, इंदौर, सोलापुर, वडोदरा। मिल्स विथ लोकल इन्वेस्टमेंट, ये कानपुर में है। कॉटन जो है वो है मोस्ट IMP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। शायद इसके भी बारे में पूछा गया एग्जाम में कि कैश क्रॉप 2-3 ऑप्शन थे कि इसमें से कौन कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होती है कॉटन। 25% ऑफ टोटल फाइबर प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ होता है, कौन से स्टेट्स में? तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तमिलनाडु में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स है, और ये डायरेक्टली यार्न प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस यार्न रेदर देन क्लॉथ। ये बात ध्यान रखिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें मोस्टली स्पिनिंग मिल्स होती है, स्पिनिंग मिल्स, यार्न प्रोड्यूस करने वाली, प्रोड्यूसिंग यार्न्स, ये जनरली हमें देखने के लिए मिलती है तेलंगाना रीजन में। ये भी एक पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉटन इंडस्ट्री का सेक्शन जो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट इंडस्ट्री पे हम लोग जाते हैं। नंबर 4 पर है ज्यूट इंडस्ट्री। ज्यूट को हम लोग गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल किसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा ज्यूट को। इंडिया जो है वो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्यूट इन द वर्ल्ड।
अच्छा हाँ, एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। एक मेरे जानकार है, मेरे जूनियर ही है वो एमपीपीएससी प्रिपरेशन में, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि क्या वीडियो देखते-देखते मुझे नोट्स बनाना चाहिए? मतलब उनको ऐसा लगता है कि जब वीडियो देख रहे हैं तो साथ-साथ आप लिखें भी। पर मैं कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो देखते-देखते नोट्स नहीं बनाइए, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, मैं आपको ये टेलीग्राम पर दे दूँगी। अभी मेरे मिसलेनियस जो सेक्शन है, उसके मेरे नोट्स बनने के हैं, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों को एक साथ में ज्योग्राफी और ज्योग्राफी लूसेंट वाला पार्ट प्लस मिसलेनियस वाला पार्ट, ये मैं एक साथ आपको पीडीएफ बना के दूंगी। और आप ये नोटिस करेंगे, पहले तो आप जैसे वीडियो देख रहे हैं आपको कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की। दूसरा, आप लूसेंट पढ़ेंगे तो आप जैसे ही लूसेंट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ मैं जितने भी पॉइंट्स लेके आ रही हूँ ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड पॉइंट्स है, ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा है और ना इसमें कुछ कमी है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की। टेलीग्राम पर जो नोट्स है वो आ जाएंगे। और एक बात और कि जैसे लूसेंट में कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि जैसे आप पिछले ही वीडियो में नोटिस करेंगे कि लूसेंट में फुल चीज़ें नहीं दी हुई है। जैसे सॉइल्स के इसमें हमने देखा कि पुअर कौन से न्यूट्रिएंट्स में है और रिच कौन से न्यूट्रिएंट्स में, ये हर सॉइल के टाइप में नहीं दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मेरे मिसलेनियस नोट्स में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ लूसेंट में नहीं दी तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी हूँ, ये चीज़ें हमारे मिसलेनियस वाले में कवर हो जाएगा। और चाहे अभी आगे भी आप देखेंगे रिवर्स वाला जो लूसेंट में दिया गया है टॉपिक, तो उसमें सभी रिवर्स के ओरिजिन, वो कहाँ जाके गिरती है रिवर्स, कौन से साइड पे, कौन से लेक में, कौन से सी में, स्टेट्स कौन सी है जिससे वो पास होती है, हर रिवर के बारे में ये चीज़ नहीं दी गई है। लेकिन जब मैं ये लेक्चर आप लोगों का लूँगी तब मैं उतना ही बताऊँगी जितना लूसेंट में बताया गया है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मिसलेनियस नोट्स आ जाते हैं तो उसमें सारी रिवर्स के बारे में सभी चीज़ें रहेगी, चाहे वो उसकी स्टेट्स हो गई, कहाँ कहाँ से जाती है, उसकी लेंथ हो गई, चाहे उसकी कोई और डिटेल हो गई। तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ सिंपली अभी जो लूसेंट का है वो फॉलो करिए, क्योंकि लूसेंट में बहुत सिलेक्टिव दिया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि लूसेंट से ही क्वेश्चंस उठाए जाते हैं डायरेक्टली। अब आप पिछले एग्जाम में देखेंगे वैतरना रिवर के बारे में आया था, वैतरना रिवर के बारे में आया था, तो ये लूसेंट में हाईलाइट करके दी गई है। स्मॉल रिवर्स का एक टॉपिक है, मेन रिवर नहीं है ये, स्मॉल रिवर का एक टॉपिक है, उसमें इसका नाम झलक रहा है। तो सिर्फ इसके बारे में ये पूछा गया था कि ये कहाँ से निकलती है। बिल्कुल भी डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं है। आप एमपीपीएससी दे रहे हैं, आप यूपीएससी नहीं दे रहे, डिटेलिंग में ज़्यादा नहीं जानी है। इसलिए मेरे जो ये परिचित है वो भी कह रहे थे कि वीडियो बहुत सिंपल लगते हैं, तो इसमें कुछ भी हौश पौश और कुछ भी चकाचौंध वाली चीज़ें नहीं रहने वाली है, सिंपल सिंपल चीज़ें रहेगी, क्योंकि वही सिंपल सिंपल चीज़ें आती है। कितना सिंपल प्रश्न था कि ये नदी कहाँ से निकलती है, तो जो पूछा जाता है हमको वही चीज़ें पढ़नी है। इसलिए आप ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश मत कीजिए और जितनी भी डिटेल्स है वो आपको मिसलेनियस में अच्छे से मिल जाएगी। तो अभी आप सिर्फ ये इतना जो है वो पढ़िए जो मैं करा रही हूँ लूसेंट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको नोट्स बनाने भी है ना, तो जब वीडियो देख के हो जाए, आपका खुद का लूसेंट पढ़ के हो जाए, तो उसके बाद आप बनाइए। और आप ये खुद नोटिस करेंगे कि जितने मैंने बनाए हुए हैं वो ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स टाइप से ही है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, डायरेक्टली वही नोट्स यूज़ करिए। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि काफ़ी टाइम है, 8 घंटे आप पढ़ पाते हैं, तो फिर आप नोट्स बना सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जूट का हमारा चल रहा था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड इंडिया है। 80 लाख बेल्स जो है, अब बेल्स यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो जूट मेजर करने की यूनिट हो जाती है बेल्स ऑफ रॉ जूट एनुअली। हमारा जो प्रोडक्शन है वो 80 लाख बेल्स का होता है इंडिया में हर साल में। फर्स्ट फैक्ट्री जो है, फर्स्ट फैक्ट्री रिश्रा, आप ध्यान रखेंगे रिश्रा वेस्ट बंगाल में ओपन हुई थी 1855 में। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1971 में टू मैनेज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड दी इंटरनल मार्केट। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का। तो भाई फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है बांग्लादेश। अब ये भी ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉइंट से आप निश्चिंत रहिए कि लूसेंट का मैं कुछ भी छोड़ूंगी नहीं। छोटी सी छोटी डिटेल जो मुझे लगती है कि बतानी ही चाहिए वो आपके नोट्स में रहेगी ही। भले ही नोट्स 10 पेज ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन लूसेंट का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसलिए ये इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन का भी मैंने पॉइंट रखा हुआ है, जिसका हेड क्वार्टर है ढाका में। लूसेंट से कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं, आपको लूसेंट नहीं छोड़नी है। तो यहाँ जो है एक छोटा सा टेबल इन्होंने दिया हुआ है
मैं यहाँ पे स्टिक कर दूंगी, आप उसकी एक बार रीडिंग दे दीजिए। स्टेट दी गई है और रिस्पेक्टिव जूट इंडस्ट्री प्लेसेस दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर जूट इंडस्ट्रीज है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ जो इंडस्ट्री है उस पर, शुगर इंडस्ट्री। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। शुगर जो है वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, और इंडिया जो है वो शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका? शुगर केन का भी और केन शुगर का भी, जो कि 8% ऑफ टोटल शुगर प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड, 8% हमारा इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। 1903 में शुगर मिल, जो मॉडर्न शुगर मिल है, वो स्टार्ट हुई थी बिहार में। 1840 में पहली शुगर मिल बेतिया बिहार में शुरू हुई थी, और इसका एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1931 में, और इसे प्रोटेक्शन दी गई थी, प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। महाराष्ट्र जो है वो है लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर। 1/3 हिस्से से भी ज़्यादा जो है शुगर जितनी इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है उतनी महाराष्ट्र ही प्रोड्यूस कर देता है, और सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अभी एक टेबल और दिया गया है जिसमें शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिटेल में है। एक तरफ है स्टेट कि कौन कौन सी स्टेट्स है और उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस कहाँ कहाँ शुगर इंडस्ट्रीज़ है, तो इसका भी एक बार रीडिंग दे दीजिए और एक नज़र घुमा लीजिए। यहाँ पे मैं वो स्टिक कर देती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इंडस्ट्रीज़ वाला टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग जो है मैं स्पेशली फॉरेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। आप में से जो भी फॉरेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उन्हें फॉरेस्ट रिपोर्ट तो डिटेल में पढ़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जनरल पॉइंट्स हम लोग देखेंगे क्योंकि ये हमको जो प्री है प्रीलिम्स उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये 2019 की है, पहले ये देख लेते हैं, और फिर 21 वाली भी आई है तो वो भी हम देखेंगे, तो कंपेरिजन के लिए अच्छा हो जाता है। ये आई थी December 31, 2019 को, और कौन जारी करता है इसे? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और ये रहती है बायनियल, यानी कि 2 साल में एक बार, 1 in 2 years। ये स्टार्ट हुआ था 1987 में। 2019 वाला जो है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो 16th असेसमेंट है, 16th नंबर की रिपोर्ट है। उसके हिसाब से टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो है 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये इंडिया का 21.67% है। इसके हिसाब से ट्री कवर जो है वो है 95,027 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया का 2.89% है। डेटा जो है वो 2 तरीके से दिया गया है, एक तो स्क्वायर किलोमीटर में और इंडिया का ये कितना प्रतिशत है, तो ये दोनों हमें याद रखने, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये है 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर्स का, और ये इंडिया का 24.56% है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज ग्रीन कवर ट्री। ग्रीन कवर से इनका मतलब है ट्री इनसाइड एंड आउटसाइड फॉरेस्ट। ये इंक्रीज हुआ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर से इन लास्ट 5 years। अगर 2017 से कंपेयर किए जाए तो एक इंक्रीज हमें 5188 स्क्वायर किलोमीटर का मिलता है इन टोटल
फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, इसमें से फॉरेस्ट कवर में मिलता है 3976 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ और ट्री के इसमें हमको मिलता है 1212 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़। टोटल 5188 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हमें देखने मिलता है एज़ कंपेयर टू 2017। 5 स्टेट्स जो टॉप पे है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने के लिए मिला, उसमें पहली है कर्नाटका जिसमें 1025 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला। दूसरी है आंध्र प्रदेश जिसमें 990 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ। फिर है केरला 823 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़। फोर्थ है जम्मू एंड कश्मीर 371 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़। और फिफ्थ है हिमाचल प्रदेश 334 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है और डायरेक्टली ऑप्शन में दे दिया जाएगा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एमपी जो है उसमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर रहता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद फिर ओडिशा में और उसके बाद महाराष्ट्र में। तो ये भी सीक्वेंस याद रखना है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर के लिए सबसे ज़्यादा एमपी में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, उसके बाद महाराष्ट्र। फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया जो भी है, जैसे एमपी का है 308252, तो उस एरिया के हिसाब से फॉरेस्ट कितना है, उस टाइप से फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज। तो टॉप 5 स्टेट्स है इनमें। पहली है मिजोरम 84.41%, दूसरी है अरुणाचल प्रदेश 79.63%, थर्ड है मेघालय 76.33%, फोर्थ है मणिपुर 75.46%, फिफ्थ है नागालैंड 75.31%। सभी इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो इसका भी सीक्वेंस आप लोग याद रखेंगे। टोटल मैनग्रोव कवर जो है इंडिया में वो है 4975 स्क्वायर किलोमीटर का। और ध्यान रखिए कि ये सब 2019 के हम लोग देख रहे हैं। टॉप मैनग्रोव कवर इंक्रीज स्टेट्स, मैनग्रोव कवर कौन से स्टेट में इंक्रीज हुआ है सबसे ज़्यादा, तो गुजरात में हुआ है 37 स्क्वायर किलोमीटर का, महाराष्ट्र में हुआ है 16 स्क्वायर किलोमीटर का और ओडिशा में हुआ है 8 स्क्वायर किलोमीटर का। तो ये भी सीक्वेंस वाइज ही आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा गुजरात में हुआ है, फिर महाराष्ट्र एंड देन ओडिशा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं, टोटल ग्रोविंग स्टॉक ऑफ वुड इंडिया में है 5915.76 मिलियन कम जो है इसका यूनिट है, उसमें से इन्होंने डिवाइड कर दिया है 4273.47 मिलियन कम, वो जो है इनसाइड फॉरेस्ट की स्टॉक ऑफ वुड है, इनसाइड फॉरेस्ट का डेटा, और 1642.29 मिलियन कम ये आउटसाइड फॉरेस्ट का डेटा है, आउटसाइड फॉरेस्ट का डेटा है। बैम्बू बियरिंग एरिया इंडिया में 16 मिलियन हेक्टेयर है, ये ध्यान रखिए। टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्रीज फॉरेस्ट वो है 7124.6 मिलियन टन्स का। एनुअल इंक्रीज इन कार्बन स्टॉक ये है 21.3 मिलियन टन्स की। 62,466 wetlands covering 3.8% of area within RFA यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे 2019 की जो है वो रिपोर्ट का हो जाता है एंड, उसके बाद हम लोग कुछ डिटेल्स देख लेंगे
21 के असेसमेंट के बारे में। फॉरेस्ट कवर 2021 असेसमेंट। इसमें जो है 3 कैनोपी डेंसिटी क्लासेस बनाई गई है। पहले तो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, तीसरा है ओपन फॉरेस्ट। टोटल फॉरेस्ट कवर इस रिपोर्ट के हिसाब से टोटल फॉरेस्ट कवर 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जो कि हमारे देश का 21.7% एरिया कवर करता है। कैनोपी डेंसिटी वेरी डेंस फॉरेस्ट की दी गई है 99,779 स्क्वायर किलोमीटर की, जो कि 3.04% एरिया हमारे देश का कवर करता है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की दी है 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना प्रतिशत हो जाता है 9.33%। ओपन फॉरेस्ट की दी गई है 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये कवर करता है 9.34%। स्क्रब का अलग से दिया गया है, ये फॉरेस्ट का पार्ट नहीं होता है, इसको माना नहीं जाता, फॉरेस्ट कवर का पार्ट नहीं है। 46,539 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करता है, जो कि देश का 1.42% है। फॉरेस्ट का टॉपिक चल रहा है तो मैं मध्य प्रदेश में ही आ गई, ये देश का चल रहा है। ये नॉन फॉरेस्ट जो है कैटेगरी, तो वो है 25,27,141 स्क्वायर किलोमीटर की, और ये 76.87 एरिया कवर करता है हमारे देश का। तो यहाँ पर फॉरेस्ट रिपोर्ट हो जाती है खत्म, और नया टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होता है, जो कि है द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। सारी रिवर्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और डिटेल्स जो है वो मिसलेनियस के नोट्स में आपको मिल जाएगी। अभी जितना भी लूसेंट में है वो हम लोग देख लेते हैं। ड्रेनेज किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स। और ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम ऐसी ही चैनल्स का नेटवर्क, उसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और ड्रेनेज पैटर्न बनाने के लिए, किसी भी नदी का ड्रेनेज पैटर्न बनाने के लिए कुछ कुछ फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो फैक्टर्स जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, कितनी पुरानी वो नदी है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, थर्ड पॉइंट है टोपोग्राफी। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है ड्रेनेज पैटर्न के लिए किसी भी रिवर का, स्ट्रीम का। फोर्थ पॉइंट है स्लोप। फिफ्थ पॉइंट है अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग। सिक्स्थ पॉइंट है पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। पहला टाइप है इसमें डेंड्रिटिक, लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री। इसके एग्जाम्पल्स है रिवर्स इन नॉर्दर्न प्लेन्स की जो रिवर्स है, डेंड्रिटिक पैटर्न उनका जनरली देखने में आता है। किस टाइप की? ऐसी कुछ आप लोगों को देखने मिलेगी। सेकंड है रेडियल, जिसमें रिवर जो है वो ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। हमारे मध्य प्रदेश में ही इसका एग्जाम्पल है अमरकंटक से निकलती हुई नदियाँ, अमरकंटक रेंज से निकलती हुई नदियाँ अलग अलग डायरेक्शन में बहती है, तो इस पैटर्न को रेडियल बोलते हैं। ट्रेलिज, जिसमें प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज फ्लो पैरेलल टू ईच अदर इन सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी join them at right angle।
तो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो है वैसी पैरेलल फ्लो कर रही है, ये मेन रिवर है समझो, तो ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हो गई, और कुछ कुछ छोटी नदियाँ सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज इनको 90 डिग्री पे आके मिल रही है, तो ये ट्रेलीज हो जाता है। फोर्थ है सेंट्रीपिटल, जिसमें रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन। यदि कोई लेक है और कोई नदी उसमें सभी डायरेक्शन से आके अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है, तो उस तरीके को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पर ये टाइप्स हो जाते हैं खत्म। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। 77% ऑफ ड्रेनेज एरिया जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, इन नदियों का मिला के 77% ऑफ ड्रेनेज एरिया हो जाता है। ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, और 23% ये ऐसी नदियां हैं जो अरेबियन सी की तरफ जाती है, जिसमें आती है इंडस, नर्मदा, तापी, ये दो हमारी एमपी की है, माही, ये भी एमपी से गुजरती है, पेरियार ये केरला की है, ये अरेबियन सी में जाके मिलती है, अरेबियन सी। अब जो है जितनी भी रिवर्स है इसको दो सेक्शन में इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। एक तो हिमालयन रिवर्स, हिमालयन ड्रेनेज जिनका है, और एक पेनिनसुलर। इसमें सारी नॉर्थ की रिवर हमारी कवर हो जाती है, और इसमें सेंट्रल एंड साउथ की रिवर कवर हो जाती है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे हिमालयन वाला। इसमें 3 रिवर सिस्टम बनाए गए हैं। पहली तो है इंडस, दूसरी है गंगा, और तीसरे है ब्रह्मपुत्र। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडस से। ये तीनों ही रिवर जो है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, इन्हें दो तरीके से पानी मिलता है। एक तो स्नो जब पिघलती है वो भी, और बारिश जब होती है प्रेसिपिटेशन, उससे भी मिलता है पानी। तो ये दो तरीके से इनमें पानी आता है। एक यहाँ कोसी रिवर के बारे में नोट दिया गया है, वो पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग इंडस ड्रेनेज सिस्टम से चालू करते हैं। कोसी रिवर जो है उसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। तो इसका जो कोर्स है वो सेम नहीं रहता है, कोर्स जो है ये बदलते रहती है, चेंजेस एवरी टाइम। तो उसका रीज़न ये है कि ये अपने जब इसका कोर्स जो भी चलता है तो ऊपर से ये लेते हुए आती है छोटे छोटे सेडिमेंट्स, और ये सेडिमेंट्स कर देती है, जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं किसी एक जगह, और यही डिपॉजिटेड वाले सेडिमेंट इसका रास्ता जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण उसको अपना कोर्स बदलना पड़ता है। तो इसीलिए ये अपना कोर्स हमेशा चेंज करती रहती है, और उस कारण से कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहला जो पॉइंट है वो द इंडस सिस्टम। इंडस नदी को सिंधु नदी भी कहा जाता है, सिंधु नदी। तो इसका कवरिंग एरिया 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें इंडिया में है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में। लेंथ इसकी है 2,880 किलोमीटर्स की, इंडिया में लेंथ है इसकी। इंडिया का आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि इस पे आ सकते हैं सवाल। 1,114 किलोमीटर्स इंडिया में है। ये सबसे वेस्टर्न नदी है हिमालयन सीरीज की, वेस्टर्न मोस्ट इन हिमालयन रिवर। इसका जो ओरिजिन है वो है एक ग्लेशियर से नियर बोखार छू, ये तिब्बत में आता है, जिसका अल्टीट्यूड 4164 मीटर की हाइट पे है। ये जो ग्लेशियर है वो कैलाश माउंटेन रेंज में आता है, कैलाश माउंटेन रेंज में। तिब्बत में इस नदी का नाम है सिंगी खम्बम, यानी कि लायंस माउथ। ये जो है पाक में इंटर्स
पाक नियर चिलास दर्दिस्तान। इसकी ट्रिब्यूटरीज हम लोग देख लेंगे। तो हिमालयन रिवर में इसकी ट्रिब्यूटरीज है श्योक, गिलगिट, जस्कार, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गस्तिंग, द्रास। और ये बाहर निकल के आती है, जब हिमालय में अंदर चली जाती है तो इमर्जेस आउट ऑफ हिल्स नियर अटोक और जाती है काबुल में। काबुल रिवर रिसीव्स इट। अदर ट्रिब्यूटरीज में इसकी है खुर्रम, तोची, गोमाल, विबोआ, संगर। ये जो है, जैसे ये हमारी जो नदियाँ वो हिमालयन रेंज की है, तो ये वाली सारी नदियाँ सुलेमान रेंज की है, सुलेमान रेंज। उसके बाद देन इट रिसीव्स पंजनद। पंजनद उसके बाद ये रिसीव करती है, इसलिए ये पंजनद भी इसकी ट्रिब्यूटरीज में आएगी। कहाँ पर? मिठानकोट में। पंजनद का मीनिंग है 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। तो ये कौन सी है? सतलज, बीज, रावी, चेनाब और झेलम। तो ये भी इनके ट्रिब्यूटरीज में आएगी और फाइनली जाके डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में, अरेबियन सी। तो अभी इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे झेलम को, झेलम रिवर। इसका ओरिजिन जो है वो है वेरीनाग में एक स्प्रिंग, वेरीनाग में एक स्प्रिंग जो कि पीर पंजल में पड़ता है, पीर पंजल कश्मीर। इसका फ्लो है श्रीनगर में और वुलार लेक में। और ये किसको जाके मिलती है? चेनाब को जाके मिलती है। चेनाब को जाके मिलती है कहाँ पर? झांग नाम की जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर। और ये बनाती है मेक्स डीप नैरो जॉर्ज। सेकंड जो है वो है चेनाब। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है। ये 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है। पहली है चंद्र और दूसरी है भागा, इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। चेनाब को चंद्र भागा भी कहते हैं। और ये कहाँ पे दोनों का मिलन होता है अगर ये पूछे तो? तंडी नियर केलोंग, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये चेनाब बन जाती है। और इंडिया में इसकी लेंथ है 1180 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट हमारी नदी है रावी। इसका ओरिजिन है, ये है रोहतांग पास के वेस्ट में, वेस्ट ऑफ रोहतांग पास, जो कि कुल्लू हिल्स में आता है, कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश। ये जाके मिलती है चेनाब से, कहाँ पर? सराई सीधू के पास। और ये कौन कौन सा एरिया ड्रेन करती है? तो बिटवीन साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ पीर पंजल एंड धौलाधार रेंज, इसके बीच का एरिया ये ड्रेन करती है। उसके बाद की नदी है बीज। इसका ओरिजिन होता है बीज कुंड से। ये भी रोहतांग पास से निकलती है, जिसकी हाइट है 4000 मीटर एलिवेशन। कहाँ से फ्लो होती है? ये कुल्लू वैली से फ्लो होती है। जॉर्ज भी बनाती है। जॉर्ज के लिए मैं यहाँ पर एक फोटो डाल दूंगी, उससे आप समझ जाएंगे कि जॉर्ज कैसा रहता है। ये जॉर्ज बनाती है एट कटी एंड लरगी इन धौलाधार रेंज। और ये जाके मिलती है सतलज से, कहाँ पर? नियर हरिके। तो नेक्स्ट हमारी नदी जो है वो है सतलज। इसका जो ओरिजिन है वो जगह के नाम है रकस नियर मानसरोवर।
जिसकी अल्टीट्यूड है 4555 मीटर्स की, और ये भी तिब्बत में पड़ता है। और तिब्बत में इस सतलज नदी का नाम है लांगचेन खम्बाब। ये नदी जो है अब तिब्बत में इंडस भी निकलती है और सतलज भी निकलती है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती है 400 किलोमीटर्स के लिए इंडिया में आने से पहले। और उसके बाद में एक जॉर्ज बनाती है, जॉर्ज एट रूपार, और वहाँ से फिर ये बाहर निकलती है और इंडिया में आती है। तो कहाँ से आती है? थ्रू शिपकीला, मतलब शिपकी पास और हिमालयन रेंज, यहाँ से निकल के ये इंडिया में आती है। और ये है एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर होती है जो हिमालय के फॉर्मेशन से भी पहले एग्जिस्ट करती थी, एग्जिस्टेड बिफोर हिमालय बने, आगे बढ़ने लगे, उनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, और उसके पहले से जो रिवर्स है वो एंटीसीडेंट रिवर्स कहलाती है। तो ये उन रिवर्स में से है। और इसी रिवर का जो पानी है वो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो इंडस सिस्टम है वो होता है एंड, और हम लोग अब जाते हैं गंगा सिस्टम पर। द गंगा सिस्टम, ओरिजिन जो है गंगा का वो है गंगोत्री ग्लेशियर में, गौमुख के पास। ये है 3900 मीटर के एलिवेशन पे। ये पड़ता है उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तराखंड में आता है। यहाँ पर इसका नाम है भागीरथी। ये जो है अपने फ्लो में सेंट्रल हिमालयाज से गुजरती है और लेसर हिमालयाज से गुजरती है और नैरो जॉर्जेस बनाती है। देवप्रयाग में आकर भागीरथी, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा आके यहाँ गंगा बनाती है। तो देवप्रयाग में ये दो नदी मिलके गंगा तो बनती है, लेकिन उसके पहले अलकनंदा का बहुत बड़ा एक सफ़र है, वो हम लोग अभी देख लेते हैं कि कैसे कैसे अलकनंदा बनती है। तो अलकनंदा का ओरिजिन होता है सतोपात ग्लेशियर में, जो कि बद्रीनाथ के ऊपर है, वहाँ से ये निकलती है। जोशीमठ या फिर उसे और कहते हैं विष्णुप्रयाग, यहाँ पर दो नदियाँ मिलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये मिलके बनाती है अलकनंदा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। उसके बाद कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलती है, और फिर से ये अलकनंदा ही कहलाती है, अलकनंदा। और फाइनली रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, जिसे काली गंगा भी कहते हैं, वो और अलकनंदा मिलती है, और ये फाइनल वाली अलकनंदा बनाती है, जो जाके देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी से और गंगा बनाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई है। फिर गंगा जो है अभी नॉर्दर्न तो बहुत ट्रैवल कर लिया, उसके बाद ये जो प्लेन्स में आती है तो ये हरिद्वार क्रॉस करके फिर प्लेन्स में आती है, और उसके बाद ये साउथ तरफ फ्लो करती है, उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन पकड़ती है, फिर ईस्ट डायरेक्शन पकड़ती है, और उसके बाद दो हिस्सों में बट जाती है। तो दो नाम कौन से हो गए? भागीरथी, जो इसका पहले से नाम था वो, और हुगली। बहुत लंबा कोर्स है, इसलिए इसके इतने नाम और इतनी डिटेल्स इसमें है। लेंथ जो है वो गंगा की वो है 2525 किलोमीटर्स की, जिसमें उत्तराखंड में है ये 110 किलोमीटर के लिए, यूपी में सबसे ज़्यादा 1450 किलोमीटर चलती है, उसके बाद है बिहार में 445 किलोमीटर, और फिर वेस्ट बंगाल जो इसकी लास्ट स्टेट है 520 किलोमीटर के लिए। 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो गंगा बेसिन का है। गंगा बेसिन का 28% ऑफ इंडियाज़ वाटर रिसोर्स जो है वो गंगा ही पूरी करती है।
26% ऑफ लैंड मास, 43% ऑफ पॉपुलेशन। ये जितनी भी नीड्स है वो गंगा बेसिन से ही फॉलो होती है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है सोन, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदा। महानद। और लास्ट में जाके ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से नियर सागर आइलैंड। तो ये हो गई गंगा की डिटेल्स। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आती है यमुना, जो कि लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इसका ओरिजिन होता है यमुनोत्री से ऑन वेस्टर्न स्लोप ऑफ बांदेर पूंछ रेंज, जिसका एलिवेशन है 6316 मीटर्स का। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है चंबल, सिंध, बेतवा। ये सब हमारी एमपी की नदियां हैं। इन नदियों को हम एमपी वाले पोर्शन में अच्छे से कवर कर लेंगे। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये इसके राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं। और लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज में आती है हिंदन, रिंद, सिंगर, वरुणा। लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज में है। नेक्स्ट नदी है हमारी चंबल। इसका ओरिजिन है नियर महू, जो कि मालवा प्लेट्यू में है, मध्य प्रदेश के। ये फ्लो करती है नॉर्थवर्ड, जॉर्ज बनाती है कोटा तक के, जो कि राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद जाती है बूंदी, फिर ट्रैवल करती है सवई, सवई माधोपुर, फिर धौलपुर, और उसके बाद जाके यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है गंडक। गंडक तो ये दो नदियों से मिलकर बनी है, जिसका नाम है काली गंडक और त्रिशूल गंगा। त्रिशूल गंगा। इसका जो ओरिजिन है वो नेपाल के हिमालय से होता है, बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। उसके बाद ये गंगा प्लेन में एंटर करती है। कहाँ पर? चंपारण, बिहार में। चंपारण, बिहार में। और गंगा से जाके मिल जाती है सोनपुर, पटना के पास। नेक्स्ट नदी है हमारी घाघरा, जिसका ओरिजिन है एक ग्लेशियर से, जो कि मापचा चुंगो नाम का ग्लेशियर है, वहां से। इसकी ट्रिब्यूटरीज है टीला, सेती, बेरी। हो सकता है इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए कि टीला, सेती, बेरी किस नदी की ट्रिब्यूटरीज है, तो ये ध्यान रखिए। कट्स अ डीप जॉर्ज, एक जॉर्ज बनाती है शीशा पानी में, शीशा पानी में। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है वो है शारदा, जिसको काली भी कहते हैं या फिर काली गंगा। ये गंगा प्लेन से होके गुजरती है, गंगा प्लेन्स से होके गुजरती है, और गंगा को जाके मिल जाती है कहाँ पर? छापरा में। उसके बाद एक नदी है कोसी। ये भी एंटीसीडेंट रिवर है, जो कि हिमालय के बनने के पहले से है। इसका ओरिजिन जो है वो नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट, तिब्बत, जहां मेन स्ट्रीम जो है माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ साइड से मेन स्ट्रीम निकलती है, जिसका नाम देते हैं वो लोग अरुण। और इस अरुण को दो नदियां आके मिलती है, सोन कोसी और तामूर कोसी। ये मिलती है ईस्ट की तरफ से, और ये आके मिलती है वेस्ट की तरफ से। कहाँ पर? नेपाल में। और इन नदियों से फाइनली बनती है कोसी, जिसको सप्त कोसी भी कहते हैं, सप्त कोसी। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है वो है रामगंगा।
इसका ओरिजिन जो है वो है गढ़वाल हिल्स नियर गैरसेन। यह इसका कोर्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चेंज करती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चेंज करती है कब? जब ये क्रॉस कर लेती है शिवालिक रेंज। उसके बाद ये यूपी प्लेन्स में एंटर करती है, ये उत्तराखंड है। उसके बाद ये यूपी प्लेन्स में एंटर करती है नियर नाजीबाबाद और गंगा में आके मिल जाती है कहाँ पर? कन्नौज में। नेक्स्ट हमारी रिवर है दामोदर। ये जो रिवर है ये ऑक्यूपाई कर लेती है ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहां पर ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। रिफ्ट वैली क्या होती है मैं यहाँ एक फोटो डाल दूंगी, आप लोग इससे समझ जाएंगे। नर्मदा और तापी भी जो हमारी एमपी की नदियां हैं वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। फिर ये जाके मिलती है हुगली रिवर से। इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी है बाराकर। दामोदर नदी को, जैसे कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी पहले कोसी रिवर की ही तरह थी, लेकिन उसके बाद एक प्रोजेक्ट लाया गया दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसके बाद ये सौरो ऑफ बंगाल नहीं रही। तो नेक्स्ट रिवर पे हम लोग जाते हैं सरयू रिवर। इसका ओरिजिन है मिलाम ग्लेशियर जो कि नेपाल हिमालयाज में आता है, और वहाँ पर इसका नाम है गौरी गंगा। अलोंग इंडो नेपाल बॉर्डर इसको काली या फिर चौक भी बुलाते हैं, और ये जाके मिल जाती है जॉइंट घाघरा। उसके बाद है महानद। ओरिजिन है इसका दार्जिलिंग हिल्स में, और ये जाके गंगा से मिल जाती है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद रिवर है सोन। इसका ओरिजिन है अमरकंटक। काफ़ी सारे ये वाटरफॉल फॉर्म करती है, क्योंकि एज ऑफ द प्लेट्यू पे रहती है, इसलिए एच पे खूब सारे वाटरफॉल्स क्रिएट करती है और जाके गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? पटना के पास। तो यहाँ पर हमारा गंगा सिस्टम हो जाता है एंड। अभी नेक्स्ट इस पे जाते हैं जो कि है द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ओरिजिन जो है ब्रह्मपुत्र नदी का, ओरिजिन चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जो कि कैलाश रेंज में ही है। कैलाश रेंज मानसरोवर लेक के पास। इसका जो फ्लो है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है 1200 किलोमीटर के लिए, तिब्बत में ही, जहां इसका नाम है सांगपो, जिसका मीनिंग होता है प्यूरीफायर। और इसकी जो तिब्बत में ट्रिब्यूटरी है वो है रंगो सांगपो। अब इस नदी की रंगो सांगपो का जो ओरिजिन है वो सेंट्रल हिमालयाज से होता है। सेंट्रल हिमालयाज से नामचा बरवा माउंटेन पीक से, जो कि 7755 मीटर्स की हाइट पे है। ये एक डीप जॉर्ज बनाती है और उसके बाद जाके ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। और उसके बाद जब ये बाहर निकलती है, emerges from the foothills under the name सियांग। और जब ये बाहर निकलती है तो सियांग या दिहांग नाम से जानी जाती है। उसके बाद जब ये इंडिया में एंटर करती है तो ये कहाँ से एंटर करती है? सादिया टाउन, अरुणाचल प्रदेश।
ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, तो सादिया टाउन अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी है दिहांग या सियांग और लोहित। ये भी पूछा जा सकता है कि लोहित रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की। और उसके बाद इसका नाम दिया जाता है ब्रह्मपुत्र। एक यहाँ शॉर्ट में नोट दिया गया है एक सुबानसिरी रिवर के बारे में, जिसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत में होता है। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, तो ये भी ध्यान रखिए, छोटा सा पॉइंट। नेक्स्ट अभी हम लोग ब्रह्मपुत्र का आगे का कोर्स देखते हैं। ये एंटर करती है बांग्लादेश में नियर धुबरी, और उसके बाद साउथ तरफ फ्लो करती है। तीस्ता रिवर जो है इसको ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को राइट बैंक पे, ब्रह्मपुत्र के राइट बैंक पे। और ये कहाँ मिलते हैं दोनों, बांग्लादेश में ही। और उसके बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं तो इसका नाम हो जाता है जमुना। एंड देन इट मर्जेस इनटू पद्मा रिवर में जाके मिल जाते हैं, और फाइनली फिर जाके बे ऑफ बंगाल में अपना डिस्चार्ज कर देते हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ एक छोटा टेबल दिया गया है जिसमें वाटर चैनल्स के नाम दिए हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको शो कर दूंगी। एक बार उसकी रीडिंग देख लीजिए, जिसमें से 10 डिग्री चैनल हमने पढ़ा हुआ था, जो कि मिडल ऑफ मिनी अंडमान एंड निकोबार के बीच में आता है। तो ये भी डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिए। और एक छोटा सा नोट इसमें दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, और फिर हम लोग वो टेबल देख लेंगे। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो है कनेक्ट्स गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट्स के बारे में हम लोग एक अलग मिसलेनियस वाला जब मैं बनाऊंगी उसमें देख लेंगे। फिलहाल आप बस इतना ध्यान रखिए। और यहाँ पर मैं वो टेबल आप लोगों को शो कर देती हूँ, एक बार रीडिंग दे दीजिए। और हम लोग यहाँ पे आज का सेशन करते हैं एंड। यहाँ पर हमारा जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, जो कि सेंट्रल और सदर्न पार्ट की नदियाँ हैं वो, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च कीजिए बीइंग एस्पिरेंट MPPSC, और वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं वहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। हिंदी के नोट्स अभी वहाँ डालना चालू है, और ज्योग्राफी के नोट्स भी जल्द ही आ जाएंगे 1-2 दिन में, प्लस मिसलेनियस वाले भी है जो मैं वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो वहाँ पर मुझसे जुड़ जाइए। तो चलिए, टेक केयर, राम राम।